हम देख रहे हैं नेक्स्ट एक्ट्स को। 1909 में का जो एक्ट आया इसको हम बोलते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, राइट। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि जो मॉर्ले और मिंटो थे वो कौन था, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अब सीधी सी बात ये है कि जो मॉर्ले है उस समय का ये सेक्रेटरी ऑफ इंडियन अफेयर्स है और ये मिंटो है यहाँ पे ये गवर्नर जनरल है। मेजर प्रोविजंस की डायरेक्ट हम बात करेंगे। याद रखना है कि ये 1909 में का एक्ट है। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, उन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में संख्या जो मेंबर्स की बढ़ा दी है 60 टू 16 से लेकर 60 कर दी है। याद करने का तरीका कैसा है, देखिए ये जो 9 बना है ऐसा, इसी को आप घुमा दो तो ये 6 बन जाएगा और ये 0। तो अधिकतम 60, मिनिमम कितनी 16, 16 से 60। जो मद्रास बंगाल, बंगाल मद्रास मुंबई और यूनाइटेड प्रोविंसेस में जो प्रोविंसेस हैं यहाँ के मेंबर्स को 50 मेंबर्स रख दिया गया है। और जो छोटी कौंसिल्स थी वहाँ पे पंजाब बर्मा एंड असम में ये यहाँ पे 30 मेंबर्स रखा गया है, राइट। कभी कभार ये पूछ सकता है कि इनके भी मेंबर्स पूछ लेगा, बट इंपॉर्टेंट आपको सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का याद रखना है। इसके अलावा 4 कैटेगरीज में डिवीजन होता है। अब 4 कैटेगरीज में डिवीजन किसका होता है ये हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पे 4 कैटेगरीज, तो सबसे बड़ी बात ये कि हमें ये याद कैसे हुआ कि 4 कैटेगरीज में डिवीजन हुआ है। तो आप ये बताओ ये कितना है, 4 है और ये कितना होगा 1909 होगा। सॉरी, हाँ राइट। ये बताओ 4 के नजदीक ही तो 9 आता है, तो ऐसे याद रहेगा। कौन कौन सी 4 कैटेगरीज थी, एक था एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, दूसरा था नॉमिनेटेड ऑफिशियल मेंबर्स, तीसरे थे नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स और चौथा था इलेक्टेड मेंबर्स। तो जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स थे जनरली ये तो गवर्नर जनरल और उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लोग थे यही होते थे। अब जो नॉमिनेटेड ऑफिशियल्स, देखो ऑफिशियल का मतलब है जो कि गवर्नमेंट जॉब में थे यानी कि गवर्नमेंट के पार्ट से, और नॉन ऑफिशियल का मतलब है जो नॉन गवर्नमेंट थे यानी कि गवर्नमेंट के जॉब में नहीं थे या गवर्नमेंट के लिए काम नहीं कर रहे थे। अब जो चाहे वो, लेकिन बड़ी बात यह है कि चलो ठीक है आपने यहाँ पर ऑफिशियल मेंबर्स को अपॉइंट करने का प्रावधान किया जो कि पहले भी था। अब यहाँ पर आपने बोला नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी अपॉइंट होगा, ये भी पहले भी था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि ये दोनों नॉमिनेट हो रहे हैं, ऑफिशियल मेंबर्स या फिर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स दोनों नॉमिनेट हो रहे हैं, इलेक्ट नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर ये देखना है, ठीक है। और जो इलेक्टेड, अब देखो पहली बार उन्होंने इलेक्टेड मेंबर्स की बात करी है तो इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहली बार इंडिया में इलेक्टोरल जो प्रिंसिपल का सिद्धांत है या इलेक्टोरल जो सिद्धांत है वो 1909 के एक्ट ने दिया था, और वो भी इलेक्टेड मेंबर्स। अब अगर आपको ये भूल जाए कि कैसे, तो हमें ये बताओ सेपरेट इलेक्टोरेट्स जैसी वर्ड आता है तो आपके दिमाग में 1909 आता है, तो ये जो सेपरेट जो इलेक्ट्रोड्स की बात है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स की बात उन्होंने करी है। तो यहीं से आप कनेक्ट कर सकते हो, इलेक्ट्रोड दैट मीन्स इलेक्टोरल प्रिंसिपल। लेकिन इसकी एक खामी है, खामी ये है कि इसने इलेक्टेड मेंबर्स की तो बात करी है लेकिन ये सारे के सारे इलेक्टेड बाय डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इंडियंस, दैट मीन्स कि इनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होना था। अब कौन कौन से लोग इनको इन मेंबर्स को इलेक्ट करके भेज रहे थे जरा देखना। इलेक्टोरल कॉलेज कौन कौन सा था, जे इलेक्टेड मेंबर्स वर फ्रॉम द लोकल बॉडीज से हो सकते थे, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स से हो सकते थे, लैंडलॉर्ड से हो सकते थे, यूनिवर्सिटीज, ट्रेडर कम्युनिटीज, और देखो यहाँ पर मुस्लिम्स का भी उन्होंने बोला अलग से, राइट। और यही तो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर रहे हैं। तो इलेक्टोरेट प्रिंसिपल ऑफ इलेक्टोरल या फिर सेपरेट इलेक्टोरेट ये एक ही एक्ट यानी कि 1909 में आए थे। तो इसका क्रिटिसिज्म हमें ये देख, अच्छा एक चीज और ये थी कि इंडियंस पर गिवन मेंबरशिप टू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस को अपॉइंट किया गया। और एक इंडियन जो थे सत्येंद्र सत्येंद्र पी नाथ सिन्हा, ये पहले इंडियन थे जो को वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इनको एडमिट किया जाता है। इसके साथ ही 2 इंडियंस वर नॉमिनेटेड टू द काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स। ये एक्चुअल में 1900, ये जो बाला ये जो पॉइंट है ना, ये 2 इंडियंस जो हैं वो 1907 में ही अपॉइंट हो गए थे। एक का नाम था एच.सी. गुप्ता और एक का नाम था सैयद हुसैन, ठीक है। तो ये याद रख रहे हैं। तो ये जो 2 इंडियंस हैं सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स में, इनके नाम भी पूछे जा सकते हैं और कौन सा ईयर 1907 में पहले ही अपॉइंट हो गए थे। अच्छा अब दूसरी चीज यहाँ पर हमें ये देखना है कि अब ये जो 4 मेंबर्स हैं यहीं से हम इस एक्ट के क्रिटिसिज्म देख सकते हैं कि क्या है कि मान लेते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इलेक्टोरल प्रिंसिपल तो स्टार्ट किया गया लेकिन ये कैसे थे, इनडायरेक्ट थे। तो डायरेक्ट इलेक्शंस का यहाँ पर प्रावधान नहीं किया गया। तो डायरेक्ट इलेक्शंस का प्रावधान हालांकि बाद में 1919 में डायरेक्ट इलेक्शंस का प्रावधान किया गया, लेकिन वो भी क्या था, लिमिटेड था, लिमिटेड फ्रेंचाइजी था। क्योंकि
जो 1919 का डायरेक्ट इलेक्शन किया गया था, ये सिर्फ किस किस को दिया जाता था कि कोई व्यक्ति के पास एक लिमिटेड प्रॉपर्टी है, अच्छी खासी अमाउंट, या कोई इनकम टैक्स देता है, या फिर कोई किसी के पास टाइटल से उन लोगों को, दैट मीन्स लिमिटेड फ्रेंचाइजी थी। फाइनली 1935 में जो डायरेक्ट इलेक्शंस का जो प्रिंसिपल 1919 में था, इसको चेंज कर, यानी कि इसको चेंज, दैट मीन्स इसको वाइडेंड कर दिया गया, यानी कि इसका विस्तार कर दिया गया था, राइट। तो पहला हमारे पास रिकग्निशन इस एक्ट की जो हमारे पास पहली कमी है, पहला क्रिटिसिज्म वो यही है कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए थे, ना कि डायरेक्ट इलेक्शंस, राइट। दूसरा ये था कि यहाँ पर इस एक्ट में जो मेंबर्स थे, जनरली जो इलेक्टेड मेंबर्स है, ये हमेशा माइनॉरिटी में बने रहे, और जो नॉमिनेटेड मेंबर्स थे ये मेजोरिटी में बने रहे। तो जब इलेक्टेड मेंबर्स माइनॉरिटी में है तो बहुत इफेक्टिव डिसीजंस फॉर द वेलफेयर ऑफ द इंडियन पीपल नहीं हुआ लिया जा सकता था, दैट इज द थिंग, राइट। अब बात करते हैं हम एक ऐसे प्रोविजन की जिसके लिए ये 1909 का जो एक्ट है कुख्यात है, आई एम नॉट सेइंग कि विख्यात है, ओके। तो ये है सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द मुस्लिम। यहाँ पर 1909 में यहाँ पर डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी रख दी गई थी, और ये इसका कारण है 1906 में बनी मुस्लिम लीग। जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स मुस्लिम्स के लिए बनाया गया था, इसी को बाद में एक्सटेंड कर दिया गया 1919 और 1935 के एक्ट में। तो 1909 में तो ओनली मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिया गया, लेकिन 1919 के एक्ट में सिख को, क्रिश्चियंस को, एंग्लो इंडियंस को, लैंडलॉर्ड्स को, इन सभी को सेपरेट इलेक्ट्रोड्स भी दिया गया, दैट मींस इसका स्कोप वाइडेंड कर दिया गया, और 1935 में फाइनली वीमेन और डिप्रेस्ड क्लासेस को भी दिया गया। सो हमें याद रखना है कि जो इलेक्ट्रोड्स है 1909 में जो स्टार्ट हुआ था, 1919 में और 1935 में इसका स्कोप वाइडेंड होता रहा, और यही डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ब्रिटिशर्स की थी। अब इसका क्रिटिसिज्म और देख सकते हैं, 2 पॉइंट लिख सकते हो, बेनिवोलेंट डेस्पोटिज्म था और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी थी। तो आई होप ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं 1919 के एक्ट की। इससे पहले हम देखते हैं मॉन्टेग्यू स्टेटमेंट जो था, वो ये कह रहे थे कि जो जनरली सरकार का, यानी कि हिज मजेस्टी का जो एम है वो यही है कि इंक्रीजिंग एसोसिएशन ऑफ इंडियंस इन एवरी ब्रांच ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, कि प्रशासन की प्रत्येक जो भी ब्रांच है उसमें भारतीयों को ज्यादा से ज्यादा लाया जाए, एंड ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस विद अ व्यू टू द प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। और ग्रेजुअल डेवलप किया जाए, धीरे धीरे डेवलप किया जाए किसको, सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस को, जिससे कि इंडिया में भी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट पाई जा सके, ठीक है। और ये ऐसा कामना करना इंटीग्रल पार्ट है ब्रिटिश एम्पायर के अंतर्गत आना है, ठीक है। तो ये था मॉन्टेग्यू स्टेटमेंट। कब आया था, ये तारीख भी याद रखनी है, 20 अगस्त 1917 को, राइट। इसके अलावा अब हम बात करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919। तो 1919 का तो सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर आप 2 डी देख रहे हैं, डायआर्की और डिवोल्यूशन रूल्स, ये याद रखना। तो देखो, डायआर्की और डिवोल्यूशन 1919, क्योंकि एक 19 एक 19, एक डायआर्की एक डिवोल्यूशन, तो डी वाले दोनों कब 1919 में आते हैं। अब हम जरा देखते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट का क्या हाल था। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जनरली लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव तो हमेशा होता है, तो लेजिस्लेचर में क्या हुआ है, साइज इंक्रीज। अब जो लेजिस्लेचर के लोग अपॉइंट होने थे वो 70% इलेक्ट हो सकते थे। अब ये इसका इंपॉर्टेंस क्यों है, तो सबसे पहले ये संख्या याद रखो, कितना 70%। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वेदर इट इज 30% और 50% और इट इज कह सकते हैं फुल, तो फुल तो नहीं होएगा। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि जब से 1861 से, जब से 61 में एडिशनल मेंबर्स की प्रावधान किया गया था, तो हम ये कह सकते हैं कि एडिशनल मेंबर्स 61 की बात हो गई, 1892, 1909, ये जो 3 एक्ट आ गए हैं, इनमें जो भी मेंबर्स काउंसिल्स में जा रहे थे लेजिस्लेचर में, उनमें हमेशा जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते थे यही संख्या में अधिक होते थे, और जो इलेक्टेड मेंबर्स होते थे वो कैसे होते थे, कम होते थे। लेकिन पहली बार कहा गया कि आप 70% को इलेक्ट किया जा सकता है, दैट मीन्स इलेक्टेड मेंबर्स की मेजोरिटी फर्स्ट टाइम किस एक्ट में आई, तो आंसर इज 1919 के एक्ट में। आई एम रिपीटेड, इलेक्टेड मेंबर्स की मेजोरिटी लेजिस्लेचर्स में कब आई है, किस एक्ट के अकॉर्डिंग, 1919 में, जब उन्होंने 70% किया है। इसके अलावा कम्युनल एंड क्लास इलेक्टोरेट की बात ये आगे बढ़ाएंगे, ये अभी हम देखेंगे आगे। इसके अलावा गवर्नर को वीटो पावर और ऑर्डिनेंस की पावर दी गई थी। जब हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की, तो एग्जीक्यूटिव में क्या हो गया, यहाँ पर 2 चीजें हो गई कि एग्जीक्यूटिव मतलब होता है जो कानून लागू करते हैं, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक था रिजर्व लिस्ट और दूसरा था ट्रांसफर्ड लिस्ट। रिजर्व लिस्ट किसके अंडर में आती थी, गवर्नर और उसके एग्जीक्यूटिव के अंदर में।
और ट्रांसपोर्ट लिस्ट आती थी मिनिस्टर्स के अंदर में जनरली, जो कि इंडियंस थे। रिजर्व लिस्ट में उन्होंने ऐसे सब्जेक्ट्स को रखा था जो कि बहुत ही अधिक क्रूशियल थे, आइदर जैसे लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है किसी भी चीज की स्थिति को बनाए रखने में, या फिर ऐसे डिपार्टमेंट्स रखते थे जिनमें पैसा आता था, दैट मीन्स सोर्स ऑफ रेवेन्यू थे, लाइक इरिगेशन, फाइनेंस और लैंड रेवेन्यू। और इनको इंडियन मिनिस्टर्स यानी कि ट्रांसपोर्ट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट्स को रख दिया गया जहां जिनको फुलफिल करने के लिए इनको पैसा खर्च करना पड़ेगा। जैसे एजुकेशन पे पैसा खर्च होता है, हेल्थ पे होगा, लोकल गवर्नमेंट इंश्योर करना है तो वो कैसे होगा, पब्लिक वर्क पे और इंडस्ट्री पे। तो कहने का मतलब है कि पैसा तो इन डिपार्टमेंट्स में आ रहा है लेकिन पैसा खर्च करना है इनको। तो आप मुझे एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताओ, जब इनके पास कहीं से पैसा नहीं आएगा तो ये खर्च कैसे करेंगे। तो कहने का मतलब है भले ही ट्रांसपोर्ट लिस्ट बनी और वो इंडियन मिनिस्टर्स के अंडर में थी, बट प्रैक्टिकली इट वाज या नॉट इफेक्टिव, राइट। दूसरी बात ये कि जो रिजर्व लिस्ट थी ये रिस्पॉन्सिबल इसमें लोग नहीं थे, यानी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, जबकि मिनिस्टर्स जो थे वो ट्रांसपोर्ट लिस्ट के सब्जेक्ट्स के प्रति, जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल थे। इसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ गवर्नर जनरल कुड इंटरफियर इन दिस लिस्ट, इसमें इंटरफियर कर सकते थे जबकि इसमें इंटरफियर नहीं कर सकते थे। एक लेकिन चीज याद रखना है कि 1935 का जो एक्ट आएगा ना, और जब सेंट्रल में यही डाई की जाएगी देखो, तो फिर क्या होगा, इस लिस्ट में भी गवर्नर जनरल या फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वहां पे क्या करेंगे, इंटरफेयर करने लग जाएंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1919 के एक्ट में ये जो प्रोविंशियल लेवल का जो ट्रांसपोर्ट लिस्ट है, इसमें सेक्रेटरी ऑफ इंडिया और गवर्नर जनरल इंटरफेयर नहीं कर सकते थे। लेकिन 1935 के एक्ट में पता क्या होगा, यही जो डायरकी है ये राज्यों से खत्म होकर सेंटर पे पहुंच जाएगी, और सेंटर की जो ट्रांसपोर्ट लिस्ट होगी उसमें ये क्या कर सकते थे, दैट मीन्स इंटरफेयर कर सकते थे। ठीक है, तो अब ये इसका रिलेशन कैसे आप बनाओगे, क्योंकि देखो सेंटर की बात हो गई है ना, तो आप गवर्नर जनरल और ये जो सेक्रेटरी है वो चीजों को अपने कंट्रोल में रखना चाहेंगे उस समय ना। तो ये चीज हमने डिस्कस कर ली। इसके अलावा क्या था, अब तक 1919 की हमने बात कर ली थी, तो रिजोल्यूशन मूव करने का अधिकार दे दिया गया था। आज से क्वेश्चन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछे जा रहे थे, जबकि हमें याद होगा कि हमने एक डिस्कस किया था कि 1892 में 92 में बजट से रिलेटेड प्रोविजंस यानी कि बजट पर क्वेश्चन पूछे जाने लगे थे। ठीक है, उसी का ये एक्सटेंशन है। इसके अलावा राइट टू इनिशिएट लेजिस्लेशन और एंजॉयड द राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच, इन सब राइट्स की अपेक्षा ये सब राइट्स नल एंड वॉइड है, बिकॉज क्योंकि वीटो पावर और ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर यहाँ पर किसको, गवर्नर को दी गई है। तो आप ये हमेशा लिख सकते हैं क्रिटिसिज्म में, जब भी 1909 का एक्ट स्टार्ट करेंगे, 1909, 1919 और 1935 एक्ट में ये कि गवर्नर को वीटो और ऑर्डिनेंस की पावर थी, ये हमेशा सप्रेस करता है लेजिस्लेटिव डेमोक्रेटिक लेजिस्लेटिव प्रोसेस को। इसके बाद हम देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की कहानी ये है कि अब यहाँ पर भी एक तो लेजिस्लेचर बनेगी और एक एग्जीक्यूटिव बनेगी। अब जो लेजिस्लेचर बनेगी वो भी इसके दो दो सदन है, तो बाई कैमरलिज्म यहाँ पर है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। यहाँ पर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बनी और काउंसिल ऑफ स्टेट्स। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली मान लेते हैं आज का लोकसभा है और ये काउंसिल ऑफ स्टेट तब का राज्यसभा था। तो उस समय इस सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने सदस्य थे, लाइक टोटल 145 मेंबर्स थे, और इन्हीं से थोड़ा गेम खेला जाए तो 4 और 1 ये 41 नॉमिनेटेड थे, और 4 को इस साइड लेके 0 रख दो तो 104 हो जाएगा, तो इतने इलेक्टेड होते थे। अब बड़ी बात यह कि इसमें से 104 इलेक्टेड थे, उनमें से 52 तो जनरल थे। तो याद रखने का तरीका ये है कि वामन वामन यानी कि वामन वामन मतलब कि ब्राह्मण, ब्राह्मण वैसे भी जनरल्स होते हैं, और 3 देखो और एम देखो तो 30 मुस्लिम्स थे। और अब जो 1909 में उन्होंने जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स का जो पिटारा खोल दिया था, इस पिटारे को 1919 के एक्ट में उन्होंने एक्सपांड कर दिया, वाइडेंड कर दिया इसका स्कोप, और यहाँ पर कुछ स्पेशल कैटेगरीज और स्पेशल कम्युनिटीज को अलग से रिप्रेजेंटेशन देना स्टार्ट कर दिया। जैसे 9 यूरोपियंस को सीट दे रहे थे, 9 9 और इसमें भी एन आ रहा, तो 9 यूरोपियंस, और लैंडलॉर्ड्स के साथ आपके झगड़ा हो जाता तो 7 लैंडलॉर्ड, और 4 रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन कम्युनिटी और 2 सिक्स की सीट थी। तो ओवरऑल भी कैन से ये जो स्पेशल कैटेगरीज उन्होंने बनाई है इन द 1919 एक्ट, इट वाज नथिंग ओनली, इट वाज द widened scope of separate electorates that were initiated in the 1909 Morley Minto reforms। तो ये चीज भी क्लियर हो गई हमें। और आगे हमने क्या देखेंगे, अब देखो एक चीज याद रखना,
यहाँ पर इस वाले में 1919 के एक्ट में विमेन और डिप्रेस्ड क्लासेस को नहीं दिया जा रहा है सेपरेट इलेक्ट्रोड्स, क्योंकि इनको दिया जाएगा अगले एक्ट में 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। अब जो 41 नॉमिनेटेड होने थे उनमें से 26 ऑफिशियल थे, 15 नॉन ऑफिशियल थे। ओके। अब जो ऑफिशियल्स होते थे वो गवर्नर जनरल इनको क्या करता था, अपॉइंट करता था फ्रॉम एंग्लो इंडियन और इंडियन क्रिश्चियंस की कैटेगरी से। ठीक है। अब बात करते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स में टोटल 60 सीट थी, 60 में से 34 सिलेक्टेड होने थे और 26 नॉमिनेटेड होने थे, तो 26 और 34 का रेशियो था। इलेक्टेड मेजोरिटी अब पहली बार काउंसिल ऑफ स्टेट्स में आ गई थी, तो याद रखना कि 1919 से इलेक्टेड मेजोरिटी आ गई। इससे पहले एक तो सारे आप एक्ट्स में लिख सकते हो कि इलेक्टेड मेंबर्स वर इन माइनॉरिटी, मेजोरिटी में कब आए हैं 1900। ठीक है ना। अब ये देख लो 20 जनरल के थे, 10 मुस्लिम से, 3 यूरोपियंस और 1 सिक्स। इसकी याद करना इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा पूछा जाएगा इस पार्ट से। उसके अलावा 20 ऑफिशियल, 16 नॉन ऑफिशियल्स थे। इसके अलावा जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स में ये जो चुन के आ रहे थे, जो इलेक्ट होके आ रहे थे जो लोग, उनके लिए सबसे बड़ी विडंबना ये हो गई थी कि ये इनका रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइजी था, लिमिटेड फ्रेंचाइजी था। इनको चुनने के लिए हर कोई वोट नहीं कर सकता था। ठीक है। अब वो कौन वोट कर सकता था, सिर्फ ऐसे लोग कर सकते थे जो इनकम टैक्स देते हो 1,000 पर ईयर का, या फिर जिनको लैंड रेवेन्यू देते हो कम से कम 750 रुपए का, या फिर पर्सन जो किसी यूनिवर्सिटी के सीनेट का एक पार्ट हो। दैट मीन्स हम ये कह रहे हैं कि 1909 के इलेक्शन, सॉरी 1919 में डायरेक्ट इलेक्शंस जो हैं आप जिसको बोलते हैं, ये स्टार्ट तो हुए बट ये रिस्ट्रिक्टेड थे, यानी कि लिमिटेड फ्रेंचाइजी की बात हो रही है, रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइजी, या फिर इसे हम कह सकते हैं लिमिटेड फ्रेंचाइजी। जबकि 1909 में इनडायरेक्ट इलेक्शंस हुए थे। आप याद करो 1909 9 4 कैटेगरीज बनी थी, चौथी कैटेगरीज में इलेक्टेड मेंबर्स थे बट इनडायरेक्ट थे। तो 1909 में इनडायरेक्ट मेंबर्स थे और 1919 में डायरेक्ट इलेक्शंस बट रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइजी। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब है हर कोई आम व्यक्ति इलेक्शंस में वोट नहीं डाल सकता था, कुछ ही लोग जो कि इलीट क्लास से थे वही डाल सकते थे। अब देखो 25% ऑफ बजट वॉज वोटेबल, तो याद रखने का तरीका कैसा, ये देखो 1919 है तो 19 25% पे वोटेबल है, तो ये किस एक्ट की संख्या के पास में, 19 में। ए बिल हैड टू पास इन बोथ हाउसेज बिफोर इट बिकम ए लॉ। ओके। 3 मेजर्स थे अगर आपको डेडलॉक को रिजोल्व करना, ज्वाइंट कमेटी, ज्वाइंट कॉन्फ्रेंसेस और ज्वाइंट सिटिंग्स। ठीक है। गवर्नर जनरल के पास ऑर्डिनेंस और वीटो का पावर था, ये भी ठीक है। 1919 का मैं अभी जो हमने रिपीट किया है कि प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट इलेक्शंस तो स्टार्ट हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या था, यूनिवर्सल एडेड सफरेज नहीं था, जबकि यहाँ पर कैसे था, लिमिटेड सफरेज था। ये चीज हमने देख ली है। और कौन कौन वोट डाल सकते थे, लाइक पे कर सकते थे, वोटर्स शुड हैव पेड लैंड रेवेन्यू ऑफ 3,000 कम से कम, या तो वो लैंड रेवेन्यू दे चुके हों, या फिर उनके पास प्रॉपर्टी और रेंटल वैल्यू होनी चाहिए जिसपे टैक्सेबल इनकम हो, इतने कहने का मतलब है। इसके अलावा प्रीवियस एक्सपीरियंस होना चाहिए था लेजिस्लेटिव काउंसिल में, यूनिवर्सिटी सीनेट हो सकते थे, होल्ड सर्टेन ऑफिसेस इन द लोकल बॉडीज, और उनके पास स्पेसिफिक टाइटल्स की भी बात वो कर रहे हैं। इसके साथ में ये भी याद रखना, ऑल दिस नैरोड द नंबर ऑफ पीपल हु वोट, तो कहने का मतलब है इस तरीके से ओनली 3% ऑफ द पॉपुलेशन एट दैट टाइम वाज वोटेबल अंडर द प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट इलेक्शंस दैट वर एनविसेंट इन द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919। ओके। सो नाउ, तो सम विमेन कुड वोट। अब ये भी याद रखने की चीज है, जब सबको वोटिंग का अधिकार मिल रहा है कुछ लोग को, तो विमेन को भी वोटिंग का अधिकार तो मिल रहा है, बट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज वोट, बट वुमेन कांट कंटेस्ट द इलेक्शंस। सो जनरली वहां पर आप देख रहे हैं जेंडर गैप है या फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, वॉट एवर यू वांट टू कंसीडर, बट दिस वाज द फैक्ट कि विमेन वोट तो डाल सकती थी अगर ये ऊपर वाली शर्तें फुलफिल करती हैं, बट दे कांट कंटेस्ट द इलेक्शंस। इंडियन काउंसिल की अगर हम बात करें तो एटलीस्ट 8 से 12 मेंबर्स लिमिटेड कर दिए गए थे, और उनको भी पब्लिक सर्विस का एक्सपीरियंस होना चाहिए था, 10 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे थे, और टेन्यूर था 5 ईयर का। सैलरीज अब वो इंक्रीज हो गई थी 1,000 से 12,000 लाइक पाउंड, और देयर वर टू बी 3 इंडियन मेंबर्स इन द काउंसिल। काउंसिल में जो इंडियन काउंसिल थी जहां पे इंग्लैंड में ये लोकेट करती थी सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट के अंडर में, उसमें 3 इंडियंस को भर्ती करने की बात कही गई, जबकि एक मेंबर हमने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कब भेजा था, 1909 में। अदर सेलिएंट फीचर्स से यहाँ पर एक पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करी गई थी, और साथ में हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन में। ठीक है। तो जिसमें पब्लिक सर्विस कमीशन उसी में भी हाई कमीशन, और ये भी कहा गया था कि 10 साल के बाद एक दोबारा से एक कमीशन सेटअप किया जाएगा टू स्टडी द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट,
और इसी के अकॉर्डिंग साइमन कमीशन ऑफ 1927 आया। हालांकि इसको होना चाहिए था 1929 में, बट चूंकि ब्रिटेन में इलेक्शंस ड्यू थे, दैट्स वाई उसको 1-2 साल पहले फर्दर करके लाया गया साइमन कमीशन। ठीक है। मेरिट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की तो हमने डिस्कस कर ही लिया। इलेक्शंस जो थे, इलेक्शंस वर नॉन टू द पीपल। तो सबसे पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन स्टार्ट हुए, तो मैंने क्या बोला ये देख लो आप क्लियर, कि 1919 में प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस किए गए, बट लिमिटेड फ्रेंचाइजी बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी टाइटल्स एक्सेट्रा। जबकि 1909 में हमने प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शंस तो किया था, लेकिन ये इनडायरेक्ट इलेक्शंस थे। और 1935 में जो इलेक्शंस का स्कोप है उसको वाइडन कर दिया जाएगा और ज्यादा। कैसे वाइडन हम कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि 1919 में जब डायरेक्ट इलेक्शंस हुए थे तो ओनली 3% ऑफ द पॉपुलेशन वर एंटाइटल्ड फॉर वोटिंग, जबकि 1935 में यही 14% हो गई थी, ये कह सकते हैं, राइट। तो ये विमेंस के बारे में पढ़ चुके हैं कि विमेंस वोट कर सकती थी, लेकिन वो इलेक्शन में को कंटेस्ट नहीं कर सकती। तो सो दिस वर द एक्ट ऑफ 1919। नाउ वी आर मूविंग आगे फर्दर। तो डिवोल्यूशन की बात हम कर चुके हैं, डायरकी एंड डिवोल्यूशन इसी में आया था। बाई कैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन की बात भी इसी में हो गई थी। बाई कैमरलिज्म कहाँ पे हो रहा था, बाई कैमरलिज्म हो रहा था, हाँ ठीक है। एक्सटेंडेड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन टू 6 क्रिश्चियन एंग्लो इंडियंस, ये भी पढ़ चुके हैं। न्यू हाई कमीशन बना था, हमने याद किया, जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन बना था तो न्यू हाई कमीशन भी बना था। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन इसी एक्ट के अकॉर्डिंग हुआ था 1926 में, जिसके अकॉर्डिंग सबसे पहली बार जो सिविल सर्विस के एग्जाम है वो कहाँ पे, इलाहाबाद में हुए थे, आज के प्रयागराज में, 1926 में। और ये आधारित था इसी के लिए, ये सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन को एस्टेब्लिश करने के लिए ली कमीशन आया था 1924 में। इसके अलावा प्रोविंशियल बजट और सेंट्रल बजट अलग अलग हो गया था, इसी को तो डिवोल्यूशन कहा जाता है। डिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, फाइनेंसेस को डिवोल्व कर देना। ठीक है, तो ये प्रोविंशियल बजट और सेंट्रल बजट अलग अलग हो गया था, राइट। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेचुटरी कमीशन टू रिपोर्ट आफ्टर 10 ईयर, ठीक है, ये साइमन कमीशन वाली बात कर रहे हैं। डिवोल्यूशन रूल्स वी हैव डिस्कस। अब सबसे बड़ी बात ये है कि 1921 का में क्या हुआ था कि उस समय जो स्पीकर होता था, लाइक उसका लोकसभा का, दैट मीन्स लेजिस्लेटिव असेंबली का, उसको को बोलते थे प्रेसिडेंट, और डेप्यूटी स्पीकर को बोलते थे डेप्यूटी प्रेसिडेंट। तो इस तरीके से इंडिया का पहला स्पीकर जो था वो था फ्रेडरिक बाइट, जो कि एक ब्रिटिश था। और डेप्यूटी जो प्रेसिडेंट था या डेप्यूटी स्पीकर जो था वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। 1921 में गवर्नर जनरल ऑफ, 1921 से पहले की अगर हम बात करें तो जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता था वही काउंसिल का भाग होता था, काउंसिल की मीट का चेयर करता था। तो पूछा जा सकता है कि इंडिया में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का जो पद है वो कब फॉर्म किया गया, तो आप बोलोगे 1921 में। और किस एक्ट के अकॉर्डिंग, 1919 के एक्ट के अकॉर्डिंग। इसके अलावा 1925 में विट्ठल जी भाई पटेल वाज द फर्स्ट इंडियन हु वाज द फर्स्ट इंडियन एंड द फर्स्ट इलेक्टेड स्पीकर, पहले इलेक्टेड स्पीकर भी है ये, ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो याद रखना विट्ठल भाई पटेल के नाम में दो फर्स्ट इंडियन भी हो, फर्स्ट इलेक्टेड स्पीकर भी है, सो वी हैव टू रिमेंबर दिस। इसके अलावा क्या हुआ, 1935 का जब एक्ट आया तो उसमें ये कहा गया था कि ये जो अभी हम उस समय क्या बोल रहे थे, इनको प्रेसिडेंट और डेप्यूटी प्रेसिडेंट, तो इनकी जगह पर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर कहा जाने लग जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो ये प्रोविजंस नहीं रहा, तो आजादी तक हमने इनको प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ही बुलाया। ठीक है, ओके, कब तक बुलाया है, ओल्ड नोमेनक्लेचर कब तक चला है, 1947 तक। क्यों, क्योंकि अब एक तारीख याद रखो आप, 17 नवंबर और 1947, ये 17 नवंबर 1947 तक यद्यपि इंडिया में का जो इलेक्शन उस समय कंडक्ट हुए थे, पहली इंडिया की पहली बैठक कब हुई है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, 9 दिसंबर 1946, लेकिन फिर भी 17 नवंबर 1947 तक असेंबली एक तरीके से डोमिनियन में थी। ठीक है, क्योंकि अभी तक ये आजाद वगैरह तो नहीं हुए थे। ठीक है, तो लास्ट टाइम असेंबली 17 नवंबर 1947 में ऐसा डोमिनियन असेंबली मिलती है। असेंबली का स्टेटस उस समय क्या है, डोमिनियन असेंबली मिलती है। और इसी समय जीबी मावलंकर को पहला स्पीकर नियुक्त कर किया जाता है। तो दोनों चीजें, दो क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे कि किस तारीख को जीबी मावलंकर को पहला स्पीकर चुना गया, 17 नवंबर 1947, और लास्ट बार हमारी जो डोमिनियन असेंबली मिली थी वो कब, 17 नवंबर 1947, उसी दिन। अनंत स्वयं अयंगर ये पहले डेप्यूटी स्पीकर, उसी दिन इनको चुना गया था। तो जीवी मावलंकर हमारे पहले स्पीकर होंगे और अनंत स्वयं अयंगर, अनंत सयनम अयंगर फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर। सो 17 नवंबर को ये तारीख याद रखनी है। आगे हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935। इसमें ये 1935 का एक्ट ये मान के चल लिया गया था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो फुली कंट्रोल में है, किसके, क्राउन के कंट्रोल में। पहली चीज यहाँ से ये देखनी है। दूसरी चीज ये देखनी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 बहुत सारी रिपोर्ट्स उन कमेटीज पर आधारित था, वो कौन कौन सी थी।
तो सबसे पहली जो रिपोर्ट्स एंड कमेटी का नाम सामने दिख रहा है वो है लोथियन रिपोर्ट, और लोथियन रिपोर्ट को ही आधार बनाया गया था यहाँ के इलेक्टोरल प्रोविजंस को डिफाइन करने के लिए, राइट। साइमन कमीशन रिपोर्ट 1927 में आई थी, इट्स ओके। और इसके अलावा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में, उसके आधार पर एक व्हाइट पेपर पब्लिश किया था, कब, गवर्नमेंट ने 1933 में। तो उसके जो प्रोविजन है, आइदर रिकमेंडेशंस या फिर फाइंडिंग्स थी, वो भी यहाँ पर रखा गया था। तो जो व्हाइट पेपर दिया था, इट गिव डिटेल्स द वर्किंग बेसिस ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट। अब प्रोविजंस की अगर हम बात करें तो क्रिएशन ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन, तो सबसे पहले ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात कही गई थी। अब जो फेडरेशन, ये जो आप जो नाम सुन रहे हैं फेडरेशन, इस फेडरेशन में दो लोग शामिल होने थे। अब ये जरा देखते हैं इंडियन फेडरेशन का हालत क्या था। इंडियन फेडरेशन में एक तो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट शामिल होना था, और दूसरा जो पार्ट शामिल होना था वो होना था रजवाड़ी, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स आप बोल सकते हैं इंग्लिश में, प्रिंसली स्टेट्स। इसको बहुत गौर से समझिए। और ये जो थे ब्रिटिश इंडिया के पार्ट्स, इसमें अब दो पार्ट थे। एक तो ऐसे थे कि ऐसी प्रोविंसेस थी जहां पे गवर्नर अपॉइंट होता था, और दूसरी थी जहां पर चीफ कमिश्नर अपॉइंट होते थे, ठीक है। जो बड़े शहर थे जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और मद्रास, इनमें चीफ कमिश्नर होते। तो ये अब बात ये बोला गया कि सबसे बड़ी बात ये थी कि पहली शर्त ये, देखो पहले ही शर्त ये रख दी गई कि ये फेडरलिज्म कब बनेगा, ये जो फेडरल बॉडी कब बन सकती है, कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं इनके लिए उन्होंने जो 104 सीट्स रखी थी, 104 सीट्स कहां पे रखी थी, काउंसिल ऑफ स्टेट्स में जाने के लिए। सीधी सी बात है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स में प्रिंसली स्टेट्स के लिए 104 सीट्स रखी गई थी। तो उन्होंने कहा था कि 104 में से एटलीस्ट आधे लोग अगर काउंसिल ऑफ स्टेट्स में जाते हैं, दैट मीन्स एटलीस्ट 104 का आधा कितना हो जाएगा, एटलीस्ट की 52, ठीक है। तो अगर हाफ लोग प्रिंसली स्टेट्स के ज्वाइन करते हैं इस स्ट्रक्चर को, इस फेडरल बॉडी को, तो ही ये माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। तो बात ये है कि क्या प्रिंसली स्टेट्स ने इनको ज्वाइन किया, द आंसर इज नो। आखिर ज्वाइन क्यों नहीं किया, ज्वाइन इस वजह से नहीं किया, तो उसके लिए प्रोविजन देखो। क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनके लिए ये कंपलसरी नहीं था, इट वॉज वॉलेंटरी। अब तो जब वॉलेंटरी थी तो फिर प्रिंसली स्टेट्स क्यों ज्वाइन करेंगे, क्यों ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए था उनको। इट इज बिकॉज प्रिंसली स्टेट्स अपना दबदबा कैसे खो दे सकते थे, इनको ऑटोक्रेटिक रूल चाहिए था उस समय, जबकि ये जो वाला पार्ट था ये बात कर रहे थे डेमोक्रेटिक इंडिपेंडेंस की, डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात कर रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि जो 1935 का आप एक्ट देख रहे हैं, एक ही टूल से ये दो डिफरेंट पोल्स को साधने की कोशिश कर रहे थे। पहला पोल है ब्रिटिश इंडिया, जिसको चाहिए डेमोक्रेटिक इंडिपेंडेंस, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, सेल्फ गवर्नमेंट की बात कर रही है, जबकि प्रिंसली स्टेट्स यहाँ पर ऑटोक्रेसी। एक तरफ इंडिपेंडेंस की बात हो रही है, जबकि प्रिंसली स्टेट को चाहिए ऑटोक्रेसी। सो दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि ऑल इंडिया फेडरेशन का ये जो प्रोविजन था, ये कभी पटल पर लागू नहीं हुआ। दैट मीन्स इट वॉज नेवर केम इनटू प्रैक्टिकलिटी, राइट। ओके, आई होप ये कुछ चीजें मैं आपको समझा पाया हूँ। इसका यही सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है 1935 के एक्ट का, तो याद रखना ये कभी लागू ही नहीं हुआ। डिवीजन ऑफ पावर्स, ठीक है, जब फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं तो इसी में उन्होंने डिवीजन ऑफ पावर्स की बात कर दी है कि 3 लिस्ट बनेंगी, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। और याद रखना कि जो रेसिडुअल पावर्स थी वो किसके पास रही, वायसरॉय के पास रही, जबकि अभी हमें किसके पास है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, फेडरल लिस्ट, सेंट्रल के पास होती है रेसिडुअल पावर्स। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी गई। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कैसे था कि ये बताओ, 1919 का जो एक्ट आया था, 1919 का एक्ट आया था, उसमें क्या हुआ था कि प्रोविंसेस लेवल पर डायरकी हो गया था। तो यहाँ से प्रोविंसेस लेवल पर डायरकी खत्म करके सेंट्रल लेवल पर डायरकी स्टार्ट हो गया, और बाइकैमरल लेजिस्लेचर भी स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो अब जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर अभी हमने जो बात करी है वो ये है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि लोक अपर हाउस, दैट मीन्स राज्यसभा, और फेडरल जो असेंबली थी यानी कि ये फेडरल असेंबली, दैट मीन्स यानी कि लोकसभा आज का। तो आप ये देखो, ये तो स्टेट्स जो अपर हाउस था इसमें 104 लोग मेंबर्स अपॉइंट होने थे प्रिंसली स्टेट्स के, इन्होंने तो ये लेकिन ज्वाइन नहीं किया था। और 156 मेंबर्स इलेक्ट होना था कहाँ पे, ब्रिटिश इंडिया की तरफ से, राइट।
इसके अलावा फेडरल असेंबली की बात करें तो ये 5 ईयर्स के लिए इनका था, डेट मीन्स कार्यकाल, और 5 × 50 कर दो तो 250 हो गया ब्रिटिश इंडिया के लिए, और इसका आधा कर दो तो वो हो जाते थे फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स, इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू ये आने थे। याद रखिएगा इनका इलेक्शन कैसे होना था, इनडायरेक्ट होना था। ठीक है। हाँ, अब जैसे हमने ये बात करी थी ना कि ये 100 एटलीस्ट 104 होने चाहिए था, जैसे 104 का 104 तो काउंसिल की सीट, उसी तरीके से 125 जो थी प्रिंसली की, तो 125 का 2 भी इनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए था, तभी फेडरलिज्म बन सकता था, फेडरल स्ट्रक्चर आई वुड से। ये चीज होगी। इसके अलावा सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द माइनॉरिटी कम्युनिटीज, वीमेन एंड द डिप्रेस्ड क्लासेस। तो अब ये देखो 1919 के मुस्लिम्स जो दिया था इन्होंने, ओनली मुस्लिम्स को दिया था सेपरेट इलेक्टोरेट्स, 1919 में 6 लैंडलॉर्ड्स एंग्लो इंडियंस को दिया है, और 1935 में इसी को एक्सटेंड कर दिया। तो ये आने वाले टाइम पे उन्होंने एक्सटेंड ही किया है, ये अभी हमने डिस्कस किया था। इंडियन काउंसिल एक्ट एबोलिश कर दिया गया था 1935 की जगह, जो इंडियन काउंसिल बनी थी ना 1858 में, ब्रिटेन में रहती थी ये सब, ठीक है, उसकी जगह पर उनके पास एक टीम ऑफ एडवाइजर्स होनी थी, किसके पास, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास। फ्रेंचाइजी की बात करें तो अब यहाँ पर जो डायरेक्ट इलेक्शन स्टार्ट किए गए थे 1919 के एक्ट में, इसका जो स्कोप था, अब इसका स्कोप को इलेक्शंस टू ऑल, यानी कि इसका स्कोप वाइडन कर दिया गया था। ठीक है, इट वाइडन द स्कोप, यहाँ पर आप इस चीज को मेंशन कर दो, वाइडन द स्कोप ऑफ डायरेक्ट इलेक्शंस। ठीक है, तो ये भी चीज अभी हमने देख ली है। रीऑर्गेनाइजेशन, अच्छा पहले बस इतना याद रखना 1919 में ओनली 3% लोग वोट कर सकते थे, अब 1935 में यही पॉपुलेशन की आबादी 40% हो गई थी तो वोट करने लायक थी। सिंध मुंबई से अलग कर दिया जाता है 1936 में, बिहार और उड़ीसा का स्प्लिट हो जाता है अभी 1936 में, बर्मा को इंडिया से अलग किया गया 1935 में, और साथ में जो अडन रेड सी की लाइक जो माउथ पर है जो अडन, वो भी अलग करके और इंडिया से अलग कर दी जाती है और मेड इंटू अ क्राउन कॉलोनी बना दी जाती है। अदर पॉइंट्स में तो ये चीज़ें चलो ठीक है, यहाँ पर ये कि एक फेडरल रेलवे अथॉरिटी भी बनानी थी 1935 में, इसके अलावा एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी बनाना था हमें, और यहाँ पर एक एक सुप्रीम कोर्ट, एक फेडरल कोर्ट भी बनाना था, ये भी जहाँ पे ये प्रोविजन है, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में होना था, जिसमें एक चीफ जस्टिस होता है और मोर देन 6 जजेस होते हैं। ठीक है, इसके अलावा द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल, प्रोविंशियल एंड ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये भी याद रखना कि ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फेडरल, जब जहां भी फेडरल वर्ड आएगा वहां से आप 1935 एक्ट पे टिक कर सकते हैं। सो ओवरऑल दीज थिंग्स हैव कंप्लीटेड।